शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। जो यूरोपियन यूनियन क्या है, अक्सर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, इसकी कितनी कंट्रीज़ हैं, कितने मेंबर्स हैं। तो आपको सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का ज़रा बैकग्राउंड भी बताएंगे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या यूरोपियन यूनियन। तो देखें, हमारे दुनिया के 7 बर-ए-आज़म है और 7 बर-ए-आज़म में यूरोप भी एक बर-ए-आज़म है। तो यूरोप बर-ए-आज़म में कितने ममालिक हैं? इसमें 51 कंट्रीज़ हैं, 51 ममालिक इसमें हैं। ठीक है, ये जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं, ये तमाम ममालिक, ये उसका जो है यूरोप का मैंने नक्शा बनाया। तो इसमें तमाम ममालिक आप देख लें, तो इसके बाद हम समझेंगे कि यूरोप है क्या। एक्चुअली जो यूरोप है ना, वो इनमें से इन सब ममालिक ने बहुत से इनके कंट्री 27 कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में क्या है, सिंगल मार्केट बनाई है ताकि वो ट्रेड कर सकें, ताकि वो कामयाब हो सकें, उनका जो कंट्रीज़ है उसमें डेवलपमेंट हो सके। और ये इसकी अब बैकग्राउंड पे बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, कि यूरोपियन यूनियन ये 27 कंट्रीज़ किस तरह मिले, इससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, देखें, जो वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, तो पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो अब दुनिया क्या क्या सोच रही थी, हर तरफ यही बात थी कि किस तरह अब न्यू डेवलपमेंट की जाए, नई नई चीज़ें बनाई जाए। तो इसी तरह 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस यानी कि एक मुआहदा हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसे नाम दिया जाता है। अब ये मुआहदा 6 कंट्रीज़ के दरमियान हुआ। ये 6 की 6 कंट्रीज़ यूरोप की हैं। ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली एंड वेस्ट जर्मनी। इन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर ये बात कही कि यार हम आपस में एक मुआहदा करते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कोल और स्टील, देखें कोई भी कंट्री हो उसकी डेवलपमेंट के लिए कोल क्या होगा, इंडस्ट्री में जलेगा और बनाएगा। देखिए, पहले जितनी भी इंडस्ट्री होती थी वो तकरीबन कोल से अपनी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी उनकी पावर थी वो कोल से जनरेट करती थी। और स्टील आपको पता है काम आता है इंस्ट्रक्शन के लिए। तो उन्होंने एक मुआहदा किया जिसमें कोल और स्टील जो इन 6 कंट्रीज़ में है, समझे कि उन्होंने सिंगल मार्केट बना दी कि अब कोल और स्टील हम आपस में ना, हमने जिस कंट्री ने लेना हो या देना हो, इसमें क्या है, कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर देंगे, सिंगल मार्केट होगी, कवानीन आसान बना दिए। तो जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है 1951 में, उसमें जो मुआहदा हुआ था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है, ये उसमें बनी थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ये बनी थी, इसे ECSC कहते हैं। ठीक है, अब हमने पहली बात पढ़ी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, आपको ये मालूम हो गया कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के, ये भी बहुत अहम टॉपिक है। इसमें 6 कंट्रीज़ थी जी, उन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना डाली। ठीक है, अब इसका काम था कि इन 6 ममालिक में आपस में कोल और स्टील को जो है वो ईजिली बरामदात वो कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कंट्रीज़ आपने याद रखनी है कि यूरोप की कंट्रीज़ हैं। इसके बाद ट्रीटी ऑफ रूम हुई। ठीक है, अभी इन्हीं कंट्रीज़ ने ट्रीटी ऑफ रूम की, इन्हीं यूरोप के इन 6 ममालिक ने। और इसमें ट्रीटी ऑफ रूम में क्या, ये 25 मार्च 1957 को हुई थी। अब इसमें क्या, इसमें 2 चीज़ें बनी। उसमें एक चीज़ बनी थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील बनी थी ट्रीटी ऑफ पेरिस में। इसमें 2 चीज़ें नहीं बनी। क्या नहीं बनी? एक तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गई और दूसरा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी बन गई। अब इन 6 कंट्रीज ने ये 2 चीज़ें क्या की, यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है इसमें इन्होंने ये किया कि सिंगल मार्केट इन्होंने कहा हम बनाएंगे आपस में। और उसमें क्या होगा, अपनी गुड्स को, अपने जो सामान होगा हर तरह का, वो आपस में हम बगैर किसी कस्टम ड्यूटी के और मुख्तलिफ आसान शराइत के साथ एक दूसरे को दे ले सकेंगे। सर्विसेज भी इन्होंने कहा एक दूसरे की लेबर भी एक दूसरे की कंट्रीज में काम कर सकेंगी। और पॉलिसीज़ बनाई एग्रीकल्चर के लिए हर तरह की, यानी कि एक कॉमन मार्केट बना दी, सिंगल मार्केट बना दी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नीचे। इसका जो मोटिव था। और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी, अब जाहिर सी बात है, अब 6 इन ममालिक ने ये सोचा कि जाहिर सी बात है हमें अपना दिफा भी तो करना है, तो इसलिए डिफेंस के तौर पे इन्होंने एक मार्केट बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि हम जो हैं वो, उस वक्त आइडिया यही था कि हम दुनिया के जो है वो सबसे बड़े ममालिक होंगे, सुपर पावर होंगे, ये सब कुछ। तो इन्होंने न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी को पैदावार करने के लिए भी एक अपना इंस्टीट्यूट बना दिया, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी। और यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये ट्रीटी ऑफ रूम के बाद ये 2 चीज़ें बनी थी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने सिंगल यूरोपियन एक्ट 1987 में भी जो है इसका क़याम किया था। इसका मतलब भी यही था कि सिंगल मार्केट हो, हम कंट्रीज। अब इनको क्या हुआ, ये पहले यूरोप की सिर्फ 6 कंट्रीज थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया की जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ ने भी इनको देखा देखी इनके साथ मिल गए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत फ़ायदा था जब आपस में हर चीज़ आप ले के जा रहे होंगे, दे के जा रहे होंगे, सिंगल मार्केट होगी, आपकी गुड्स जा रही होंगी, आपका हर तरह का कारोबार हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात डेवलपमेंट होगी ना आप कंट्रीज। यही देखते हुए यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ ने
तो भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते फिर 1993 में, ठीक है, एक और ट्रीटी हुई, उसे मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहते हैं, वो 1 नवंबर 1993 में जाके इन्फोर्स हुई। अब जब ये इन्फोर्स हुई तब तक 12 कंट्रीज़ हो गई थी, ठीक है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन की जो 12 कंट्रीज़ हैं, इनको कहा जाता है कि ये उनके फाउंडर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, उनके फाउंडर्स हैं। तो अब जो है यूरोपियन यूनियन की जो इस वक्त है वो 27 कंट्रीज़ हैं, वैसे 28 होती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो निकल गया, ठीक है। इसे ब्रेग्जिट भी कहते हैं, अक्सर पीपीएससी में और दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन और एग्जिट, ठीक है। तो ये ब्रेग्जिट का जो हुआ था ये 31 जनवरी 2020 में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, ठीक है, इसी को ब्रेग्जिट कहते हैं। और ये इसकी डेट आपने याद रखनी है, 31 जनवरी 2020। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, अब मैं बताता हूँ। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा, इन्होंने पहली जो ट्रीटी की थी यूरोप के 6 कंट्रीज़ ने, उसमें क्या था, उन्होंने सिर्फ कोल और स्टील की थी। उसके बाद जी उन्होंने 2 मार्केटें बना दी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसमें क्या था, गुड्स भी, सर्विसेज भी, लेबर भी, पॉलिसीज़ भी बनाई एग्रीकल्चर के लिए, ये सब किया। और साथ में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी पैदा करने के लिए भी 2 बनाए। इसके बाद फिर उन्होंने एक एक्ट बनाया, उसमें सिंगल मार्केट थी। अब जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने कर दी, बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी। अब जाहिर सी बात है, ममालिक भी बहुत ज़्यादा हुए। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो किया वो यूरोपियन पार्लियामेंट भी एक बना दी, यानी कि जितनी कंट्रीज़ हैं इनकी एक यूरोपियन पार्लियामेंट होती है। उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना, ठीक है। कानून वो यूरोपियन काउंसिल के साथ मिलकर कानून बनाती है। अब इसके बाद यूरोपियन काउंसिल भी है, वो भी पॉलिटिकल डायरेक्शन देखती है यूरोपियन यूनियन की, और उनकी प्रायोरिटीज़, यानी कि जो उनकी तरजीहात हैं ईयू की, उसका तयन करती है। इसका दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो यूरोपियन काउंसिल है। तीसरा, इनने यूरोपियन कमीशन बना दिया। यूरोपियन कमीशन भी, वो भी कॉमन इंटरेस्ट देखता है ईयू का, कि ईयू का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, हम सब एक ही 27 कंट्री का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो क्या चीज़ है। इसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन भी इन्होंने बनाई। अब इस कोर्ट का क्या मतलब है, इस कोर्ट का मतलब ये है कि जो कवानीन इन्होंने यूरोपियन यूनियन के बनाए हैं वो इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज़, ये कोर्ट इसकी चीज़ का तयन करती है। इसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी, ईसीबी भी इन्होंने बना दिया। ये क्या चेक करता है, ये करेंसी का एक्सचेंज रेट चेक करता है। 27 ममालिक आपस में इनको प्राइस स्टेबल देखता है, यूरो की हर चीज़ देखता है, क्योंकि ये 27 कंट्रीज़ जो है, इनमें से 19 कंट्रीज़ जो है इस वक्त जो यूरो एज ए करेंसी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कितनी कंट्रीज़ जो हैं जो यूरो यूज़ नहीं कर रही, वो 8 कंट्रीज़ नहीं कर रही। और इसके बाद यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर भी इन्होंने जो उसका भी क़याम किया हुआ है। उसका काम भी ये है कि इम्प्रूविंग ईयू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंटी, यानी कि ईयू के जो फंड्स होते हैं उनको देखा जाए कि वो फंड्स सही इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, यानी कि बिल्कुल शफाफियत हो। तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर का ये काम है, ठीक है। तो ये हमने बड़े आसान अल्फाज में पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन क्या होती है। तो ये इस अगेन हम यहाँ पे मैप पे आ जाते हैं। देखें, ये जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, इनमें से आप 27 कंट्रीज़ में मिल के क्या होगा, आपस में ट्रेड करेंगी, सिंगल मार्केट होगी, तो क्या होगा, उनको बहुत आसानी होगी, कस्टम नहीं होगा। यानी कि जैसे हम पाकिस्तान में, आप कोई बैरून मुल्क से हम कोई गाड़ी मंगवाते हैं तो उसमें इतनी कस्टम ड्यूटी होती है कि वो लाखों में जा पड़ती है। अगर एक चीज़ को हज़ारों में है, वो लाखों या लाखों की है, तो वो करोड़ों में हो जाएगी। तो इन्होंने इन 27 कंट्री ने आपस में मुआहिदा किया, तो क्या होगा, एक दूसरे को चीज़ें ले दे सकते हैं, हर लिहाज एक दूसरे के पास बगैर पासपोर्ट के भी या ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें भी दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ इस तरह के मुआहिदे हमारे होने चाहिए, और हम ताकि ट्रेड और दूसरी चीज़ें ले दे सकें, ताकि हमारी डेवलपमेंट हो, ठीक है। चलिए, वास्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कितनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं। अगर आप ये मज़ीद इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप www.faiziport पोर्टल पे चले जाएं। वहाँ पे इसके जो 27 कंट्रीज़ हैं उनके नेम और बाकी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। FAIZ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपको ब्रीफ ये चीज़ मिल जाएगी, www.faiziport पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च करें और आपको आर्टिकल्स, आपको इंग्लिश, इसके बाद जनरल नॉलेज के लेक्चर, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और पास पेपर भी वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, उसके और टेस्ट लिंक भी अवेलेबल है। एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, वस्सलाम।